दोस्तों, कुमार अकेडमी में आपका स्वागत है। और जो हम ईपीएफओ के जो मैथ के क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे थे, आज इसी कड़ी में हम दूसरा अपना लेके आए हैं ईपीएफओ 2000 पेपर के क्वेश्चन पेपर 2015 के जो भी क्वेश्चन आए हैं। अगर वीडियो आपको पहली वाली अच्छी लगी है और अगर दूसरी भी लगती है तो जैसा सपोर्ट पहली को क्या है वैसे अब आपको दूसरा भी करना है, ठीक है। और अगर चैनल पे वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है ताकि मुझे पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन कराने और क्या क्या उनमें आपके लिए देखना है, ठीक है। तो आज की सवाल कक्षा का जो पहले सवाल है वो है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि 360 मीटर की बाड़ दरवाजों सहित इस उद्यान की पूरी घेराबंदी करे तो पार्क की लंबाई क्या होगी। देखो, सवाल दे रखा है सीधा सा कि एक पार्क है और मान लेते हैं यहां दरवाजा है। अब इसके चारों तरफ क्या करनी है, आपको बाड़ लगानी है, किसकी, तार की। और जो ये बाड़ है, इस बाड़ की जो लंबाई है वो है 360 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि जो बाड़ की पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई की दोगुनी है। ये एक है, ये दो है, तो ये 2 होगी और ये 1 होगी। अगर मैं वैसे ही देखूं 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, तो वैसे मैं देख रहा हूं तो पार्क की जो पूरी बाड़ की लंबाई आ रही है वो 6 मीटर आ रही है, परंतु सवाल बोल रहा है 360 मीटर। इसका कितने मल्टीपल है, 60 का। अब आपसे पूछ रहा है लंबाई, तो 60 की जगह कितनी है, 2, तो 60 की मल्टीपल यहां कर देंगे, 60 दूनी 120 मीटर। तो पार्क की लंबाई हो जाएगी भाई 120 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि शतरंज की एक खेल प्रतियोगिता में 6 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी हर दूसरे खिलाड़ी के साथ यथार्थ एक बार मैच खेलेगा। यथार्थ का मतलब होता है आमने सामने, एक बार खेलेगा। खेल प्रतियोगिता के दौरान खेले जाने वाले मैचों की संख्या क्या होगी। ईपीएफओ में 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अब आप देखो इसको करना क्या है। जैसे खिलाड़ी कितने हैं, 6 खिलाड़ी हैं बस आपको। अब छठा खिलाड़ी तो अपने आप से खेलेगा नहीं मैच, तो वो 5 खिलाड़ियों से मैच खेल सकता है जो उसके अपोजिट होंगे। तो 5 प्लस चौथे से खेलेगा, तीसरे से खेलेगा, दूसरे से खेलेगा और पहले से खेलेगा। बस इन्हीं को आपने जोड़ देना है। 5 और 4 9, 3 12, 2 14, 1 15 मैच क्या करेगा, वो खेलेगा। तो इस प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे, 15 मैच खेले जाएंगे। ये आपका आंसर है। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित प्रति दर्जन कीमत पर 100 सेब खरीदता है और उन्हें उक्त कीमत की 8 गुना प्रति सैकड़ा कीमत लेकर बेचता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ईपीएफओ 2015 में आया हुआ प्रश्न है। देखो, मान लेते हैं उसने x रुपए में 12 सेब खरीदे होंगे और 8 रुपए में 100 रुपए, 8 रुपए में यानी 8x रुपए में 100 सेब बेचे होंगे, बेचे। तो अगर मैं बोलूं कि 12 दर्जन जो है उसने x रुपए में खरीदे, 12 सेब x रुपए में खरीदे, तो अगर 8 रुपए में कितने आए होंगे, 12 अट्ठे 96 सेब आए होंगे। 8x में ही उसके कितने आए होंगे, 96 सेब आएंगे। अब देखो प्राइस क्या हो गया, सेम। जब प्राइस सेम हो जाए तो क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो हो जाएगा। यानी कि क्वांटिटी पहले कितनी आ रही थी, 96, बाद में हो गई 100। तो एक्सपेंडिचर कितना खर्च हो रहा होगा, 100 और 96। यानी कि पहले जो क्वांटिटी 96 थी वो 100 रुपए में होगी, अब 100 रुपए में 96। यानी कि अब आप 100 रुपए, पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब आप 96। यानी कि 100 में आपने खरीदे, 96 में आपने बेचे, तो 4 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो गया। तो 100 के ऊपर 4 इंटू 100, 100 से 100 कर से कैंसिल, 4% का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया जी। और किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों में किन समय अंतरालों में जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत समान है। ईपीएफओ 2015 में आया हुआ है। अवधि देखिए, 1970 में जनसंख्या 40,000 थी, 1980 में जनसंख्या 50,000 थी, 1990 में जनसंख्या 60,000 थी, 2000 में जनसंख्या 72,000 थी, 2010 में जनसंख्या 80,000 थी। अब आपको बताना है कि 1970, 80 और 1980-90 में जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत समान था।
या 90 या 2000 में समान था, 2010 2000 में समान था, 1980 90 में, या 2010 2000 और 2010 में समान था। तो देखो मैं आंसर ही बता देता हूं, मैं आंसर पे जाऊंगा जा रहा डायरेक्ट। जैसे 1990 80 90 में देखो जनसंख्या क्या थी, 1980 में थी 50,000 और 90 में हो गई 60,000, यानी 50,000 थी और 60,000 हुई तो 10,000 बढ़ गई इंटू 100। 1 2 1 2 3 4 5 और ये 5 सारी जीरो, ये 10,000 है भाई। तो ये सारी कट गई, 2 से कट गया ये 20%, यानी कि 1980-90 में जो परसेंटेज था वृद्धि का वो 20% था। अब देखते हैं 1990 और 2000 में। 1990 में जनसंख्या थी 60,000, 2000 में जनसंख्या बढ़ गई होगी जी 72,000। कितनी हो गई? 72,000, यानी 12,000 बढ़ गई। अब आपको इसका भी परसेंटेज निकालना है। 1 2 1 2 3 4 3 4 6 दूनी 12, यानी 20% इसमें भी बढ़ी। तो आपसे पूछ रहा था कि बताओ वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत समान है, तो 20% इसमें बढ़ी 20% इसमें बढ़ी, तो किस में बढ़ गई? बी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। 1980-90 और 1990-2000 में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो केवल 20% हुई है। आप सवाल को देख लो एक बार अच्छे से, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक सारे पूर्णांक लिखने पर एक अंक का प्रयोग कितनी बार होगा? ईपीएफओ 2015 में आया हुआ सवाल है। वैसे तो इसका अंक आंसर आपको याद रखना है, कितना होता है 21, पर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से नंबर में 1 का प्रयोग होता है। जैसे 1 में होता है जी, 11 में होता है जी, 12 में होता है, 13 में होता है, 14 में होता है, 15 16 17 18 19 21 31 41 51 61 71 81 91 और 100। अब देखो गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक नंबर कहाँ छूट गया? एक 10 और छूट गया जाती 21। कितने नंबर हो गए? 21। तो आपको याद रखना है, आंसर याद रखना है, कितने होते हैं? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 27 में से 93 तक इन दोनों पूर्णांकों को अनुक्रम में शामिल रखते हुए अनुक्रमिक पूर्णांकों पर विचार कीजिए। इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? ईपीएफओ 2015 में आया हुआ सवाल है और इसके मैं ऑप्शन लिखने भूल गया, जिन्हें मैं दोबारा लिख दूंगा। पहला ऑप्शन है 61.85, बी ऑप्शन है 61, सी ऑप्शन है 60.5 और डी ऑप्शन है आपका 60। देखो गणित की भाषा में एक ही वर्ड के दो अर्थ निकल आते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है समांतर माध्य, समांतर माध्य को जो आप जो ना है अभी फिलहाल के लिए क्या मान लेते हैं, इसको एवरेज मान लेते हैं। समांतर माध्य का नाम दूसरा मान ही क्या होता है? समांतर माध्य को बोलते हैं एवरेज। इस सवाल में ये मान लो, ठीक है जी। अब सवाल करते हैं 27 से लेकर 93 तक की संख्या है। जैसे सवाल में दे रखी है 27 28 29 डैश 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 90 91 92 93। अब इन सबका समांतर माध्य निकालना, तो मैं क्या कर देता हूँ? एवरेज निकाल देता हूँ। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? समांतर माध्य भी यही होता है, एवरेज भी होता है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 27 प्लस 93 अपॉन 2। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया समांतर माध्य? 60। इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका कुछ नहीं था। इस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप समांतर माध्य का भी फॉर्मूला लगा के निकालोगे तब भी यही आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन दे रखा है कि एक निश्चित अनुक्रम के पूर्णांकों को निम्नलिखित रूप में संचित किया गया है। संचित मतलब लिखा गया है। अब लिया है, मान लीजिए 0 और 1 आरंभ की दो संख्याएं हैं, इन दोनों का योगफल अर्थात एक से अगली अर्थात तीसरी संख्या संचित की गई है, यानी तीसरी संख्या बनाई गई है। पिछली दो संचित संख्याओं के योगफल, यानी कि पहली जो दो संख्याओं के योगफल से अगली संख्या के संचित किए जाने की यह प्रक्रिया जारी रहती है। मान लो जो पहली दो संख्याएं हैं उससे तीसरी संख्या बनाई गई है, उससे पहली दो संख्या उससे अगली संख्या बनाई गई है। योगफल से अगली संख्या के संचित किए जाने की यह प्रक्रिया जारी रहती है। यदि ये 0, 1, 2 इस अनुक्रम में पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं हैं तो 7वीं और 10वीं संख्या क्या होंगी? EPFO 2015 में आया हुआ है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। भाई 10वीं तक बोल रहा है, पहली संख्या तो 1 दे रखी, 0 दे रखी है, दूसरी संख्या 1 और तीसरी संख्या दे रखी है 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमसे पूछ रहा है, हमसे जो पूछ रहा है वो 7वीं और 10वीं पूछ रहा है। एक तो 7वीं पूछ रहा है और एक 10वीं। अब सवाल कह रहा है, अब आपको बताना है कि 7वीं संख्या और 10वीं संख्या क्या होगी। देखो सवाल कह रहा है कि पिछली दो संचित संख्याओं के योगफल से, यानी इन दोनों 1 और 0 ये तो दे रखी है तीन संख्या, अब पिछली दो, 2 और 1 3 से अगली संख्या के संचित किए जाने, यानी कि पहली दो संख्याओं से अगली संख्या बना रही है, संचित की जा रही है। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 21 और 13 हो गए जी 34, 34 और 21, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। रोकना जरा, पर गलती हो गई भाई, यहां पर जो ना थोड़ी सवाल में मिस्टेक थी। 6वीं है, 7वीं की जगह 6वीं और 10वीं की जगह 9वीं, वरना तो ऑप्शन ही नहीं दे रखे सवाल में, ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको यही करना होगा 6वीं और 9वीं संख्या। तो 0 1 ये तो तीन संख्या दे रखी थी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, 34 और 21 55। पर आपसे पूछ रहा है 7वीं और 10वीं की जगह 9वीं संख्या और 6वीं संख्या, तो ये है 8 और ये है आपकी 34। इस ऑप्शन में दे रखे 8 और 34, 8 और 34 आपके दिए हुए हैं सी ऑप्शन में, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी सवाल में मिस्टेक थी जो मैंने सही कर दी है, 6वीं और 9वीं संख्या पूछ रहा था, ऑप्शन में यही थे तो ये मैंने सही कर दिया है। क्या हो जाएगा आंसर 8 और 34। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलकर अपने कार्यालय में 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। वह अपनी सामान्य चाल से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेता है? 2015 में आया हुआ सवाल है। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, ये उसका घर और ये है उसका कार्यालय, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होगा? इनवर्स होगा। क्या होगा? स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इनवर्स हो जाएगा। अब पहले जो थी उसकी स्पीड वो थी 4, अब उसने कर ली 3। अभी मैंने बोला है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इनवर्स यानी उल्टा हो जाएगा, यानी ये 4 था ये 3, तो टाइम क्या हो जाएगा? 3 से 4, यानी 3 से 4। पहले अगर वो 3 मिनट में पहुंचता था, अब 4 मिनट में पहुंच रहा है। कितनी मिनट लेट पहुंच रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट लेट। सवाल बोल रहा है जी 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 1 से 20 में कब आ सकता है? जब 20 की मल्टीपल करेंगे। तो पहले उसे कितना टाइम लग रहा था? 20 थी या 60 मिनट, और बाद में उसे इसी स्पीड से 20 चौक 80 मिनट, यानी कि पहले वो अपने ऑफिस 60 मिनट में पहुंचता, परंतु जब उसने अपनी चाल घटा ली तो 80 मिनट में पहुंच रहा है, यानी कि 20 मिनट देर से। तो उसने पूछा है आपसे कि वह अपनी सामान्य चाल, यानी सामान्य चाल तो ये थी, उससे चलता तो कितने मिनट में पहुंच जाता? 60 मिनट में। किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। बी की दौड़ ए के 50 मीटर आगे से प्रारंभ होती है, फिर भी ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है। ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो बी की चाल क्या है? ईपीएफओ 2015 में आया हुआ प्रश्न है। देखो क्या करना है, पहले तो आपको एक बात समझनी है कि ये 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर में बदल दिया। यहां से यहां तक की दूरी होगी 1000 मीटर। अगर ए यहां से भाग रहा है तो बी भागेगा यहां से, और ये इससे 50 मीटर ज्यादा है। अगर ए 1000 मीटर भागेगा तो बी केवल 950 मीटर भागेगा जी। ठीक है, सवाल तो ये था। अब सवाल में क्या कह रहा है कि ए की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। ए दौड़ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने मीटर सेकंड में बताना। 8 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 8 किलोमीटर भागता है। तो मिनट को मैंने सेकंड में बदल लिया 3600 सेकंड, और इसको मीटर में बदल लिया 8000 मीटर। अब हमें ए भगाना है 1000 मीटर, तो 8 से भाग दे दिया, 8 एकम 8, और 8 से इधर भाग दे दिया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी 450 सेकंड में ए 1000 मीटर भाग जाएगा। ए ने यहां से यहां तक की दौड़ 450 सेकंड में पूरी कर ली, परंतु फिर भी उसने इस दौड़ में बी को 15 सेकंड से हरा दिया। यानी कि बी अगर यहां से यहां तक भागेगा तो 15 सेकंड हारा है, यानी कि 15 सेकंड मतलब यहां से यहां तक की दूरी को 15 सेकंड 450 और 15 600 और 465 में तय करेगा, 465 सेकंड में। यानी 950 मीटर की दूरी को वो 465 सेकंड में तय कर रहा है, 465 में। अब इसको किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 कर लेते हैं। 5 से इसे काटते हैं, 5 से 19 पंजे 95, 3 से इसे काटते हैं, 3 6 18, और 3 से इसे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। 5 से इसे काटते हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 से इसे काटते हैं, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। ये हो गया 38 की गुणा 6 में और 31, तो 38 गुणा 6/31। इसको जब हम पूरा सोल्व करके लाएंगे तो ये आ जाएगा 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है डी में। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा से आपके क्या कर लेना है, वीडियो पॉज करके देख लेना है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से और बी सी को 50 मीटर से हरा सकता है। 0.5 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी के अंतर से हरा सकता है? 2015 का आया हुआ सवाल है। 42 मीटर, 43 मीटर, 44 मीटर, 45 मीटर। देखो, अगर ए दौड़ेगा 1000 मीटर तो बी कितना दौड़ेगा? 40 मीटर कम 960, और बी सी को 50 मीटर से हरा रहा है। सी को 50 मीटर से मतलब 910 मीटर दौड़ेगा। अब बताओ ये इसे कितने मीटर से हरा रहा है? 90 मीटर से। 1000 मीटर की दौड़ में 90 से हरा रहा है, तो 500 मीटर की दौड़ में कितने से हराएगा? भाग दो, 500 मीटर की दौड़ में भाग दो, यहां भी कर देंगे 45 मीटर, 45 मीटर से हराएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये देखो, ये 1000 मीटर भाग रहा है ए ने बी को हराया 40 मीटर से और बी ने सी को हराया 50 मीटर से। तो अब देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 90। यानी 1000 मीटर में ए ने सी को 90 मीटर से हरा रहा है, तो 500 में कितने से हराना पड़ेगा? 2 से 500, तो यहां पे भी 2 से काट देंगे, 45 मीटर से हराएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में। दोनों में से जो भी तरीका आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो। जो सवाल दिया हुआ है नेक्स्ट, किसी कार्यालय में 40% पुरुष कर्मचारी हैं और शेष महिलाएं हैं। आधे कर्मचारी कद में लंबे हैं और आधे कद में छोटे हैं। यदि 10% कर्मचारी पुरुष हैं और कद में छोटे हैं और 40 कर्मचारी महिलाएं हैं और कद में लंबी हैं, तो कद में लंबे पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? यानी कि बोल रहा है कि आधे कद में लंबे हैं और आधे कद में छोटे हैं। यानी कि अगर मैं कर्मचारी मानूं 100
100% कर्मचारी हैं। तो कद में छोटे कितने हैं, कद में लंबे भाई 50% होंगे, कद में छोटे वो भी 50% होंगे। अब कह रहा है कि 40% पुरुष हैं और 10% कर्मचारी पुरुष हैं, कद में छोटे हैं। कद में छोटे कितने हैं, पुरुष कितने हैं कद में छोटे, 10%। तो कद में कितने लंबे होंगे, कद में लंबे। अगर 10% पुरुष है और 40 में से 10 गए तो कितने बचे, 30% पुरुष। कद में लंबे होंगे, ये 10% छोटे हैं कद में, छोटे, और ये पुरुषों की बात हो रही है। अगर 10% कद में छोटे हैं तो बचे 40% कद में छोटे, तो ये महिलाएं हो जाएंगी भाई। 10 और 40% महिला कद में छोटी हैं, ये 30 हैं तो 20% महिला कद में लंबी हैं, 20%। अब आप देखो 20 और 40 60 और 30 90 और 100 100% हो गया। 20% कद में लंबी महिलाएं हैं, 20% कद में लंबी महिलाएं हैं, और 20% के सवाल में महिला दे रखी हैं 40, कि 40 महिलाएं कद में लंबी है। तो 20% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू निकाल लिए, 5 से गुणा कर दें 100, 5 से इधर भी कर दें, 5 चौक 20, 200, यानी कुल कर्मचारी निकल के आ गए 200। कुल कर्मचारी कितने निकल के आ गए, 200। और कद में लंबे पुरुष कितने हैं, 30%। तो 200 का 30% निकालना है, 200 का 30%, और ये क्या है, पुरुष हैं। 100 दूनी 200, 30 दूनी 60, यानी कद में लंबे कितने हैं, 60 पुरुष हैं, 60। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लेना पॉज कर करके, तब समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। सवाल दिया हुआ है कि एक दुकानदार 32 किलोग्राम वाला 25 किलोग्राम चावल और 35 रुपए किलोग्राम वाला 20 किलोग्राम चावल मिलाकर इस मिश्रित चावल को 15% के लाभ पर बेचता है। इस मिश्रित चावल की बिक्री कीमत क्या है, 2015 में आया हुआ सवाल है। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पहले 32 रुपए किलो का चावल था और चावल था जी आपका 25 किलोग्राम। ये 32 रुपए किलोग्राम चावल था, 25 किलोग्राम, टोटल चावल हो गया 32 गुणा 25 800 रुपए का। फिर दूसरा चावल था उसके पास 35 रुपए किलो का, और वो था 20 किलोग्राम, तो चावल हो गया 700 रुपए का। टोटल चावल हो गए 1500 के, और चावल उसके पास हो गया 20 और 40 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम उसे 1500 रुपए में पड़ा। अब वो कह रहा है कि इस पर 15% का लाभ चाहिए, तो 1500 के ऊपर ही तो चाहिए 15% का लाभ। तो 15% का लाभ अगर मैं 1500 का निकालूं तो 1020 100, 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगे 2, और 15 कर 15 और 2 17, 175 रुपए का लाभ हो जाएगा, यानी 5 7 275 का, सॉरी 7 और 5 और 2 7 और 1 1775 रुपए में वो बेचना पड़ेगा। 225 15 पंजे 15 15 225 आएगा भाई, सॉरी 15 15 225, 225 के प्रॉफिट में बेचा जाएगा 1725 रुपए का। अब आप बताओ 45 किलोग्राम चावल को अगर 1725 रुपए में बेचेंगे, 45 किलोग्राम चावल को 1725 रुपए में बेचेंगे, तो आपसे पूछ रहा है कितने रुपए किलो पड़ा। 9 पंजे 3 से 15 पे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 से इसे काट देते हैं, 15 1 दूनी 30, 15 30 45, 45 कितने बचे 12, 125 हो गए, 15 8 120, 5 बचा 50 हो गए, 15 30 45 और 15 30 45, 38.5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा किस ऑप्शन में दिया हुआ है,
बी ऑप्शन में आपका आंसर दे रखा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है, किसी रात्रि भोज में प्रत्येक 2 अतिथियों के बीच में चावल का 1 कटोरा, प्रत्येक 3 अतिथियों के बीच में दाल का 1 कटोरा, और प्रत्येक 4 अतिथियों के बीच में दही का 1 कटोरा। 4 अतिथियों के बीच में दही का 1 कटोरा उपयोग में लाया जा रहा है, वहां कुल मिलाकर 65 कटोरे हैं। उस रात्रि भोज में अतिथियों की उपस्थित संख्या कितनी है? पहले तो आंसर सुन लो, निकालना कैसे है। पहले दे रखा है 2 अतिथि, फिर दे रखे हैं 3 अतिथि, और फिर दे रखे हैं 4 अतिथि। पहले है 2 मेहमान, 3 मेहमान और 4 मेहमान। इन सब का एलसीएम लूं तो आ गया 12। ठीक है, अब 12 से देखो कौन सी संख्या कटती है। 90 कटती है, नहीं कटती। 80 कटती है, नहीं कटती। 70 कटती है, नहीं कटती। 60 कटती है, नहीं कटती है। यही आंसर हो गया। पहले तो ये तरीका हो गया। एलसीएम से जो सी संख्या कट जाए वही आंसर है। अब देखो 2 छिक्के 12, यानी कि दाल के कटोरे हो गए आपके, चावल के कटोरे हो गए 6, यानी कि 12 मेहमान होंगे तो 2 मेहमानों के लिए 2 के लिए 1 कटोरा चाहिए, तो 12 के लिए 6 कटोरे चाहिए। अब अगर 12 मेहमान है और 3 के लिए 1 दाल का कटोरा चाहिए, तो 3 चौके 12, 4 कटोरे किसके चाहिए? दाल के। अब आपके पास 4 मेहमान है, 4 तिया 12, 3 कटोरे किसके चाहिए? 3 कटोरे चाहिए आपको दही के। अब आप देखो 6, 4, 10 और 3 13 कटोरे हो गए 13, परंतु सवाल में बोल रहा है 65 कटोरे हैं, 65। कितने गुणा है? 5 गुणा। तो मेहमान भी कितने हो जाएंगे? 12 पंजे 60 मेहमान हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। दूसरा तरीका और है एक, मैं वो भी बता देता हूं। देखो दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 अतिथि आए, पहला और दूसरा, तो चावल का 1 कटोरा चाहिए, 1 कटोरा चावल। फिर 3 के लिए, यानी तीसरा आदमी आ जाएगा, इन तीनों के लिए क्या चाहिए? 1 2 3, इन तीनों के लिए चाहिए 1 कटोरा क्या चाहिए? दाल चाहिए। और जैसे चौथा आदमी आएगा तो आपको 1 दही का भी कटोरा चाहिए इन 4 के लिए। परंतु जैसे ये 2 और बढ़े तो चावल का 1 कटोरा और बढ़ गया। ठीक है, यहां 2 के लिए था 4, अब 5 और 6, जैसे 3 बढ़ेंगे तो दाल का भी 1 कटोरा बढ़ जाएगा। 1 कटोरा है यहां पे, 1 कटोरा है यहां पे। फिर 2 और बढ़ा दें, 7 और 8, तो दही के भी 2 कटोरे हो जाएंगे। अब देखो यहां पर कितने हो जाएंगे? 2 4 6 8। अब चावल के कटोरे यहां पर कितने हो गए? यानी 1 2 3 4, 4 कटोरे चावल के हो गए। 3 और 3 3 6, 2 कटोरे किसके हो गए? दाल के। दही के कितने हो गए? 2, 4 2 2। अब आप देखो 8 के बाद 9 10 11 12। अब देखो आप 2 पे 1 कितने का है? चावल का 1 1 2 3 4 5 6, यानी चावल के अब कटोरे हो गए आपके पास 6। अब अगर मैं आपके पूछूं कि 3 पे दाल का चाहिए, 3 पे 1 2 3 4, यानी दाल के कितने हो गए? 4। अब पूछ रहा है दही, दही 4 पे चाहिए, 1 2 और 3, दही के हो गए जी 3। 6 4 10 और 3 13, 6 4 10 और 3 13 कटोरे हो गए टोटल। सवाल में बोल रखे थे 65, इसका 5 गुना, तो 12 की गुणा 5 में करेंगे कितने हो जाएंगे? 60। वैसे पहले वाला जो तरीका था वो आसान था, ये समझने के लिए है, वो क्या था करने के लिए, और करने के लिए तो डायरेक्ट आप 12 का जो भी एलसीएम आए उससे ऑप्शन काट के देख लो। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाते बनाते, लगभग 1 घंटा, तो मुझे कुछ काम आ गया है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।